दुनिया में हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है, लेकिन सोचिए अगर आपको अपनी मौत का इंतज़ार ही ना करना पड़े तो। अगर एक दिन अचानक मौत खुद आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और हर गुजरते पल के साथ वो आपके और भी करीब आती रहे। If you hear the whistle scream, ना उससे छुपा जा सकता हो, ना उससे लड़ा जा सकता हो, और ना ही किसी को यकीन दिलाया जा सकता हो कि आप जो देख रहे हो वो सच है। आज की मूवी का हॉरर किसी हॉन्टेड हाउस, किलर या मॉन्स्टर में नहीं, बल्कि उस खौफ में छुपा है जब इंसान को हर सेकंड ये एहसास होने लगता है कि उसका वक्त खत्म होने वाला है। और यकीन मानिए, जब इस कहानी का असली राज सामने आता है तब तक बचने के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके होते हैं। तो चलिए देखते हैं विसल मूवी की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत वेलिंगटन हाई स्कूल के एक बास्केटबॉल मैच से होती है। मैच अपने आखिरी कुछ सेकंड्स में था और टीम हार के बिल्कुल करीब थी। तभी मेसन रिमोर नाम का स्टूडेंट, जिसे सब हॉर्स के नाम से जानते थे, लास्ट मोमेंट पर एक परफेक्ट 3 पॉइंटर स्कोर करके अपनी टीम को जिता देता है। सब लोग जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन मेसन के चेहरे पर खुशी नहीं, सिर्फ डर था। पूरे मैच के दौरान उसे बार बार एक जला हुआ इंसान अपनी तरफ आता दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ मेसन का इंतजार कर रहा हो। गेम खत्म होते ही मेसन सीधा लॉकर रूम पहुंचता है। वो अपने लॉकर से एक पुराना एंटीक जार निकालकर जिम वेट से तोड़ देता है, जैसे उसके अंदर बंद किसी चीज से छुटकारा पाना चाहता हो। लेकिन अगले ही पल वही जला हुआ साया दोबारा उसके सामने आ खड़ा होता है। तभी उसके टीममेट्स लॉकर रूम में आ जाते हैं और वो गायब हो जाता है। मेसन खुद को संभालने के लिए शावर रूम में जाता है, लेकिन इस बार वो साया सीधा मेसन के पास आ जाता है और अपना हाथ उसके मुंह के अंदर घुसा देता है। और अगले ही पल मेसन का पूरा शरीर अंदर से जलने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में वो जिंदा जलकर मर जाता है। सबसे अजीब बात ये थी कि मौत के बाद मेसन का चेहरा भी बिल्कुल उसी जले हुए गोश्त जैसा दिखने लगता है। यहीं से कहानी 6 महीने आगे शिफ्ट होती है। अब एंट्री होती है क्रिस वेलेट की, जो अभी अभी शिकागो से इस शहर में शिफ्ट हुई थी और अपने कजन रेल के साथ रह रही थी। उसका आज वेलिंगटन हाई स्कूल में पहला दिन था। क्रिस की जिंदगी में पहले कुछ बहुत बुरा हो चुका था। फिलहाल उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता, बस इतना पता चलता है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी याद में क्रिस हमेशा उनका म्यूजिक अपने साथ रखती है। स्कूल पहुंचते ही क्रिस को जो लॉकर अलॉट होता है वो देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ये वही लॉकर था जो कभी मेसन का हुआ करता था। उस पर आज भी उसका निक नेम हॉर्स लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद मेसन के पुराने टीममेट्स वहां आ जाते हैं। उनका लीडर डीन क्रिस को धमकी देता है कि वो ये लॉकर यूज ना करे, क्योंकि ये उनके दोस्त की आखिरी निशानी है। डीन की गर्लफ्रेंड ग्रेस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डीन किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो सबके सामने क्रिस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये वही लड़की है जिसके ड्रग एडिक्शन की वजह से उसके फादर की डेथ हुई थी। ये बात सुनते ही क्रिस अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और डीन पर हमला कर देती है। तभी टीचर मिस्टर क्रेवन वहां आ जाते हैं और पनिशमेंट के तौर पर क्रिस, रेल, डीन और ग्रेस को डिटेंशन दे देते हैं। तभी एली नाम की एक लड़की वहां आती है और क्रिस का सपोर्ट करते हुए कहती है कि गलती डीन की थी, लेकिन मिस्टर क्रेवन उसकी बात भी इग्नोर करके उसे भी डिटेंशन में भेज देते हैं। यही ग्रुप के डायनामिक्स भी सामने आती हैं। क्रिस लेस्बियन है और वो एली की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। डीन और ग्रेस रिलेशनशिप में है, जबकि रेल बचपन से ग्रेस को पसंद करता है। सबके चले जाने के बाद क्रिस अपना लॉकर खोलती है, जहां उसे वही एंटीक जार मिलता है जो पहले मेसन के पास था। जार के अंदर एक पुरानी और काफी क्रीपी डेथ विसल रखी थी। क्रिस उसे बजाने ही वाली होती है कि स्कूल की बेल बज जाती है और वो विसल वापस रख देती है और सभी के साथ पनिशमेंट के लिए एक रूम में चली जाती है। वो अपने साथ उस जार को भी ले जाती है। डिटेंशन के दौरान मिस्टर क्रेवन की नज़र उस विसल पर पड़ती है। वो बताते हैं कि ये एंशियंट मायन विसल है। इस पर 2 शब्द लिखे होते हैं, के आबा पिक्सान, जिसका मतलब था समन द डेड। इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू देखते हुए
मिस्टर क्रेवन विसल और जार अपने पास रख लेते हैं क्योंकि ये स्कूल कैंपस से मिला था। डिटेंशन के बाद मिस्टर क्रेवन चुपके से एंटीक सेलिंग वेबसाइट पर विसल की वैल्यू चेक करते हैं, जहां वैसे ही एक विसल $35,000 से भी ज्यादा में बिक रही थी। इतनी कीमत देखकर वो समझ जाते हैं कि अगर इसे बेच दिया जाए तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। विसल की कंडीशन चेक करने के लिए वो उसे बजा देते हैं। जैसे ही सीटी बजती है, एक बेहद डरावनी चीख जैसी आवाज पूरे रूम में गूंज उठती है और खिड़की का ग्लास क्रैक हो जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि विसल बिल्कुल सही कंडीशन में है। दूसरी तरफ ग्रेस सबको अपने घर पूल साइड हैंगआउट के लिए इनवाइट करती है। साथ ही डिटेंशन में मिला 6 पेज ऐसे भी वहीं मिलकर कंप्लीट करने का प्लान बनता है। क्रिस अभी तक डिसाइड नहीं कर पाती कि उसे जाना चाहिए या नहीं। तभी रेल को याद आता है कि वो अपनी कॉमिक डिटेंशन रूम में ही भूल गया है। वापस जाकर उसकी नजर विसल और मिस्टर क्रेवन के लैपटॉप पर पड़ती है, जहां विसल की असली कीमत खुली हुई होती है। लालच में आकर रेल डेथ विसल उठा लेता है और जार वहीं छोड़ देता है। बाहर क्रिस उसका वेट कर रही होती है। इसी दौरान नोआ नाम का एक लड़का उससे मिलता है, जो खुद को नियर बाय चर्च का यूथ पास्टर बताता है। पहले वो गॉड की बातें करता है, लेकिन अगले ही पल क्रिस को ड्रग्स ऑफर कर देता है। क्रिस मना कर देती है क्योंकि अब वो ये सब छोड़ चुकी थी। तभी रेल वहाँ आ जाता है और नोआ को भगा देता है। जाते जाते नोआ उसे चाकू दिखाकर धमकी देता है और कहता है कि अगर क्रिस को ड्रग्स चाहिए हो तो वो सिर्फ उससे ही खरीदे। नोआ के जाने के बाद रेल बताता है कि वो इस एरिया का सबसे खतरनाक इंसान है। चर्च की इमेज का फायदा उठाकर वो बच्चों को ड्रग्स बेचता है और उन्हें एडिक्शन की तरफ धकेल देता है। कुछ वक्त पहले उसकी वजह से एक टीनेजर ओवरडोज से मर भी चुका था। इसीलिए रेल क्रिस को नोआ से हमेशा दूर रहने की वार्निंग देता है। अब दूसरी तरफ शाम को मिस्टर क्रेवन क्लास में लौटते हैं और देखते हैं कि डेथ विसल जार से गायब है। वो पूरी क्लास छान मारते हैं, लेकिन विसल नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद मिस्टर क्रेवन क्लास में छुपकर सिगरेट पी रहे होते हैं। बाहर से आवाज आती है तो वो चेक करने निकलते हैं। तभी उन्हें दूर एक अजीब और बीमार सा घोस्टली आदमी नजर आता है, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो बुरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ स्कूल का क्लीनर चार्ली आ जाता है और वो फिगर अचानक गायब हो जाती है। जब मिस्टर क्रेवन वापस क्लास में आते हैं तो वही घोस्ट दोबारा उनके सामने आ जाता है। अगले ही पल वो अपना हाथ उनके सीने के अंदर घुसा देता है। धीरे धीरे मिस्टर क्रेवन की बॉडी तेजी से बदलने लगती है। उनके लंग्स खराब हो जाते हैं, सारे बाल झड़ जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो बिल्कुल उसी घोस्ट जैसे दिखने लगते हैं। आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। यहीं से विसल का असली राज समझ आता है। जो भी इस विसल की आवाज सुनता है उसकी मौत तय हो जाती है। पहले उसे अपना ही एक डरावना फ्यूचर वर्जन दिखाई देता है और फिर जिस तरह उसकी मौत फ्यूचर में होने वाली होती है, वही प्रोसेस तुरंत प्रेजेंट में शुरू हो जाता है। इसी वजह से मेसन को बार बार जला हुआ घोस्ट दिख रहा था। शायद फ्यूचर में उसकी मौत आग से होने वाली थी, लेकिन विसल उसके फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आई। मिस्टर क्रेवन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका फ्यूचर, जो शायद सालों बाद आने वाला था, कुछ ही पलों में हकीकत बन गया। दूसरी तरफ पूल साइड हैंगआउट में क्रिस, एली, रेल, डीन और ग्रेस इकट्ठे होते हैं। रेल सबको वो डेथ विसल दिखाता है। मजाक मजाक में डीन ग्रेस को विसल बजाने का डेयर देता है और ग्रेस बिना सोचे उसे बजा देती है। विसल बजते ही एक डरावनी चीख जैसी आवाज गूंज उठती है। आवाज इतनी तेज होती है कि सबको अपने कान बंद करने पड़ते हैं। डीन इसे सिर्फ मजाक समझकर इग्नोर कर देता है, लेकिन अब विसल की आवाज ये पांचों सुन चुके थे। पूल पार्टी के बाद एली क्रिस को अगले दिन होने वाली पेटन हार्वेस्ट फेस्टिवल में चलने के लिए इनवाइट करती है। क्रिस उस वक्त कोई जवाब नहीं देती, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसी बात को लेकर सोचती रहती है। तभी उसे अपने कमरे के बाहर पेड़ पर एक घोस्टली फिगर नजर आता है, लेकिन तभी रेल रूम में आ जाता है और वो फिगर गायब हो जाता है। रेल समझ जाता है कि क्रिस एली को लेकर नर्वस है, इसलिए वो उसके फोन से एली को फेस्टिवल के लिए यस का रिप्लाई भेज देता है। एली का एक्साइटेड रिस्पॉन्स देखकर साफ हो जाता है कि वो भी क्रिस को पसंद करती है। इसी दौरान पता चलता है कि एली डॉक्टर बनना चाहती है और हॉस्पिटल में पार्ट टाइम काम करती है। साथ ही वो डायबिटिक भी है, इसलिए हमेशा इंसुलिन इंजेक्शन साथ रखती है। दूसरी तरफ डीन को दिखाते हैं, जो पूल पार्टी के बाद नशे में गाड़ी चला रहा था, जबकि ग्रेस को अपने पूल के पास किसी पैरानॉर्मल प्रेजेंस की एहसास होने लगती है। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही सबको शॉकिंग खबर मिलती है कि मिस्टर क्रेवन की मौत हो चुकी है। ऑफिशियल रीजन स्टेज 4 लंग कैंसर बताया जाता है, जो सबके लिए हैरान करने वाली बात थी।
क्योंकि एक दिन पहले तक वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे। असेंबली के दौरान एली को भी एक घोस्टली फिगर नजर आता है, जो इस बात का इशारा था कि अब उसकी मौत भी करीब आ चुकी है। असेंबली से निकलने के बाद क्रिस और एली डिसाइड करते हैं कि विसिल मेसन के घर वापस कर देनी चाहिए। दोनों उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां का मेन डोर खुला होता है और बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगा होता है। वो दोनों घर के अंदर जाती हैं और अचानक मेसन की ग्रैंड मदर ईवी उनके सामने आ जाती है। वो ऑकल्ट और कर्स्ड आर्टिफैक्ट्स के बारे में काफी जानकारी रखती थी। जब क्रिस उन्हें डेथ विसिल दिखाती है तो ईवी कहती है कि तुमने विसिल नहीं ढूंढी, विसिल ने तुम्हें ढूंढ लिया है। ईवी बताती है कि इसी विसिल ने पहले उनकी बेटी और फिर मेसन को भी अपना शिकार बनाया था। इसका असली नाम इंचोका है, जिसे वो सालों पहले ग्वाटेमाला के ब्लैक मार्केट से लाई थी। इस पर लिखे शब्दों का मतलब समन द डेड नहीं, बल्कि समन योर डेथ है। जो भी इसे बजाता है वो अपनी ही मौत को वक्त से पहले बुला लेता है। क्रिस और एली को तब यकीन हो जाता है कि विसिल सच में कर्स्ड है। इस बात को कंफर्म करने के लिए दोनों हॉस्पिटल जाकर मेसन के रिकॉर्ड्स चेक करती हैं। वहां पता चलता है कि उसके डेंटल रिकॉर्ड्स एक 40 साल से ज्यादा उम्र के इंसान से मैच करते हैं, जबकि मेसन सिर्फ 17 साल का था। अब दोनों विसिल की असली पावर समझ जाती हैं। वो तुरंत हार्वेस्ट फेस्टिवल पहुंचती हैं ताकि रेल, ग्रेस और डीन को फोन कर सके, क्योंकि विसिल की आवाज उन्होंने भी सुनी थी। फेस्टिवल में रेल, ग्रेस और डीन अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में होते हैं। इसी दौरान ग्रेस और डीन हॉन्टेड मेज में रेस लगाने का फैसला करते हैं। ग्रेस पहले मेज के अंदर चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका सामना एक बहुत बूढ़ी औरत से होता है, जो लगातार उसका पीछा करती रहती है। ये औरत असल में ग्रेस का ही फ्यूचर सेल्फ थी, जो दिखाता था कि उसकी नेचुरल डेथ बुढ़ापे में होने वाली थी। बचने की कोशिश में ग्रेस उस पर एक टूल से हमला करती है, लेकिन उसका असर उसी के शरीर पर होता है। इससे पता चलता है कि फ्यूचर घोस्ट को मारने से चोट प्रेजेंट वाले शरीर पर ही लगेगी। अब घोस्ट ग्रेस के पैरों को टच कर देता है और उसकी बॉडी तेजी से बूढ़ी होने लगती है। ग्रेस किसी तरह मेज के बीच तक पहुंचती है, लेकिन वो पूरी तरह एक बूढ़ी औरत में बदल चुकी थी। आखिरी पलों में ग्रेस बेल बजा देती है। बेल की आवाज सुनकर डीन, रेल, क्रिस और एली उस जगह पहुंचते हैं। वहां उन्हें ग्रेस की लाश मिलती है, जो पूरी तरह एक बूढ़ी औरत में बदल चुकी थी। डीन यकीन ही नहीं कर पाता कि ये ग्रेस है, लेकिन उसके कपड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। क्रिस और एली सबको विसिल का असली राज बताती है। ये विसिल इंसान की नेचुरल डेथ को वक्त से पहले हकीकत बना देती है। रेल गुस्से में डीन को दोष देता है, क्योंकि उसी के टेयर की वजह से ग्रेस ने विसिल बजाई थी। डीन इन सब बातों को बकवास समझकर वहां से निकल जाता है। नशे की हालत में गाड़ी चलाते वक्त डीन को भी अपना फ्यूचर घोस्ट दिखने लगता है। उस घोस्ट की बॉडी बुरी तरह कुचली हुई थी, जो इस बात का इशारा था कि उसकी मौत एक ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट में होने वाली है। दूसरी तरफ रेल को भी अजीब विजन्स दिखने लगते हैं। उनमें वो खुद को एक फैक्ट्री की ग्राइंडर मशीन में फंसा हुआ देखता है। अब उसकी मौत भी उसका पीछा कर रही थी। इसी बीच क्रिस अपनी पास्ट का सच एली को बताती है। वो पहले ड्रग्स की एडिक्ट थी। एक ओवरडोज के बाद उसके पिता उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। तब से क्रिस खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानती थी। एली उसे संभालती है और दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अगले दिन क्रिस, एली और रेल फिर से ईवी के घर जाते हैं ताकि कर्ज तोड़ने का कोई तरीका जान सकें। ईवी अब जिंदगी के आखिरी पल गिन रही होती है, लेकिन मरने से पहले वो उन्हें इस कर्ज से बचने का एक आखिरी रास्ता बता देती है। वो बताती है कि अगर मौत आने से पहले विक्टिम अपना खून किसी और को लगा दे तो कर्ज उस इंसान पर ट्रांसफर हो जाता है। शायद इसी वजह से ईवी इतने सालों तक जिंदा रह पाई थी, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही खौफनाक थी, अपनी जिंदगी के बदले किसी और की मौत। क्रिस और एली इस रास्ते को तुरंत ठुकरा देती हैं। वो कहती हैं कि अपने आप को बचाने के लिए किसी और को कुर्बान करना गलत है, लेकिन रेल की सोच अलग थी। उसके हिसाब से अगर किसी को मरना ही है तो नोआ जैसा इंसान मरे, जो सालों से मासूम बच्चों को ड्रग्स की लत लगा रहा है और उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अब क्रिस भी अपनी किस्मत एक्सेप्ट करने लगती है। उसका फ्यूचर घोस्ट बार बार एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था कि उसकी मौत ड्रग ओवरडोज से लिखी है। शायद इसीलिए उसे लगने लगा था कि इस सच से भागना बेकार है। वहीं दूसरी तरफ डीन को दिखाते हैं, जो अपने घर पर होता है। अब उसकी मौत भी उसके सामने आ खड़ी होती है। अचानक उसे महसूस होता है जैसे वो गाड़ी चला रहा हो और अगले ही पल एक इनविजिबल एक्सीडेंट उसके शरीर को कुचलना शुरू कर देता है। उसकी सारी हड्डियां टूटने लगती है और उसके पेरेंट्स के पहुंचने से पहले ही डीन दम तोड़ देता है। अब दूसरी तरफ रेल को दिखाते हैं, जो नोआ को चर्च से उठाकर
एक पुरानी स्टील फैक्ट्री ले आता है। ये वही जगह थी जहाँ उसकी अपनी मौत लिखी हुई थी। उसका प्लान सीधा था, वो अपना खून नोआ को लगाकर अपना कर्ज उस पर ट्रांसफर करने वाला था। लेकिन तभी क्रिस और एली उसे ढूंढते हुए उसी वक्त फैक्ट्री पर पहुंच जाती है। रेल बस एक पल दूर था अपनी जान बचाने से। तभी नोआ रोने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है। नोआ को रोता देखकर रेल का मन बदल जाता है और वो फैसला कर लेता है कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी और को मौत के हवाले नहीं करेगा। अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल ग्राइंडर उसे जिंदा पीस रहा हो। क्रिस और एली उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं, लेकिन मौत अपना फैसला बदलती नहीं। कुछ ही पलों में रेल की दर्दनाक मौत हो जाती है और नोआ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। रेल की मौत के बाद क्रिस और एली बिना वक्त गवाए वहां से निकल जाती हैं। तभी क्रिस के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। क्रिस कहती है कि ये कर्ज सिर्फ तब तक काम करता है जब तक हम जिंदा हैं। अगर हम कुछ पल के लिए मरकर वापस आ जाएं, तो शायद ये कर्ज ही टूट जाए। एली को भी ये प्लान सही लगता है। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए दोनों फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल रूम पहुंचते हैं। वहाँ एक टब में बर्फ वाला पानी भरा जाता है और एली अपने इंसुलिन इंजेक्शंस निकाल लेती है। डायबिटीज पेशेंट होने की वजह से वो हमेशा इंजेक्शंस अपने साथ रखती थी। प्लान सीधा था। एली पहले क्रिस को इंसुलिन का ओवरडोज देगी, जिससे उसका हार्ट कुछ पल के लिए रुक जाएगा। फिर डिफिब्रिलेटर की मदद से उसके हार्ट बीट को दोबारा शुरू करने की कोशिश करेगी। अगर सब प्लान के मुताबिक हुआ तो क्रिस टेक्निकली मरकर वापस जिंदा हो जाएगा। दूसरी तरफ क्रिस अपने सबकॉन्शियस माइंड में खुद को गहरे पानी में डूबता हुआ देखती है। ऊपर एक रोशनी नजर आ रही थी जो जिंदा लौटने की एक आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उसका फ्यूचर घोस्ट उसका रास्ता रोक लेता है। वही घोस्ट जिसके हाथ में इंजेक्शन था, यानी क्रिस की किस्मत में जिस तरह की मौत लिखी थी वो अब उसे अपनी तरफ खींच रही थी। इधर एली बार बार सीपीआर देती है, माउथ टू माउथ रिससिटेशन करती है और डिफिब्रिलेटर से क्रिस को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी नोआ को होश आ जाता है। वो खुद को आजाद करता है, जमीन पर पड़ी गन उठाता है और खुद को गॉड का मैसेंजर बताते हुए सीधा एली पर फायरिंग कर देता है। एक गोली एली को लगती है और दूसरी सीधा डिफिब्रिलेटर में। अब क्रिस को वापस लाने का आखिरी सहारा भी खत्म हो चुका था। इसी पल एली को भी अपना फ्यूचर घोस्ट नजर आने लगता है, यानी अब उसकी मौत भी उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी और उसकी डेस्टिनी भी कुछ इसी तरह गोली लगने से खत्म होने वाली थी। दूसरी तरफ क्रिस को दिखाते हैं जो अपने और एली के साथ बिताए हर पल याद करने लगती है। जीने की वो वजह उसके डर से बड़ी बन जाती है। क्रिस अपने घोस्ट का सामना करती है, उसे पीछे छोड़कर रोशनी की तरफ बढ़ती है और अगले ही पल क्रिस एक जोर की सांस के साथ दोबारा जिंदा हो जाती है। अब क्रिस तो मौत को हराकर वापस आ चुकी थी, लेकिन एली का फ्यूचर घोस्ट अब उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा था। उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। तभी नोआ खुद को गॉड का मैसेंजर बताते हुए आगे बढ़ता है। उसे लगता था कि वो किसी डिवाइन मिशन पर है। एली का बहता हुआ खून देखकर वो अपनी उंगलियां उस खून में डुबा देता है। नोआ के लिए ये लैम्स ब्लड का एक सिंबॉलिक रिचुअल था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही नोआ एली के खून को छूता है, कर्स तुरंत एली से उसके अंदर शिफ्ट हो जाता है। अगले ही पल एली की हालत नॉर्मल होने लगती है और नोआ को अपना फ्यूचर घोस्ट दिखाई देने लगता है। इस बार उसके सामने एक बेहद भयानक, सूजा हुआ और अजीब चेहरे का इंसान खड़ा था, जो उसकी अपनी मौत थी। घबराहट में नोआ उस घोस्ट पर गोली चला देता है, लेकिन घोस्ट को लगी हर गोली नोआ के अपने शरीर पर लगती है और वो जख्मी हो जाता है। नोआ घिसटते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ्यूचर घोस्ट उसे पकड़ लेता है और कुछ ही पलों में नोआ भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस सब के बाद क्रिस तुरंत एली के पास पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को देखकर सुकून की सांस लेते हैं और वहीं जमीन पर पड़ी वो कर्स्ड विसल भी नजर आती है, जो इस पूरी तबाही की वजह बनी थी। लेकिन इस अफरा तफरी में विसल टूट चुकी थी। अब यहीं से कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है। क्रिस और एली अब बिल्कुल ठीक और पूरी तरह सेफ थी। स्कूल में दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और एक किस के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करती हैं। क्रिस कहती है कि मैं हमेशा मौत से भागती रही, लेकिन मौत तो एक दिन सबको ही आनी है, इसलिए उसके डर में जीने के बजाय जब तक जिंदा है तब तक खुलकर जीना ज्यादा जरूरी है। एली के हाथ पर भी एक नया टैटू था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो हमेशा से बनवाना चाहती थी, यानी अब वो भी बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जी रही थी। उनके जाने के बाद सीन फोकस करता है उनके पीछे खड़ी लड़की पर, जिसका नाम आशा नेल्सन है। वो जैसे ही अपना स्कूल लॉकर खोलती है,
तो उसे अंदर वही पुराना एंटीक जार दिखता है, यानी कर्ज खत्म नहीं हुआ था और उसने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया था। देखने पर ऐसा लगता है कि मूवी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मूवी के एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जहां स्कूल के ऑडिटोरियम में सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। टीचर अनाउंस करती है कि आशा नेल्सन, जो स्कूल की नई स्टूडेंट है, सबके सामने वायलिन परफॉर्म करेगी। आशा स्टेज पर आती है, लेकिन वायलिन निकालने की बजाय वो अपनी पॉकेट से वही कर्स्ड एंटीक विसल निकालती है। क्रिस और एली भी ऑडिटोरियम में मौजूद थी। विसल देखकर वो दोनों तुरंत समझ जाती हैं कि क्या होने वाला है। वो जोर जोर से चिल्लाकर आशा को रोकने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आशा विसल बजा देती है और उसकी खौफनाक चीख जैसी आवाज पूरे ऑडिटोरियम में गूंज उठती है। अब वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स उस आवाज को सुन चुके थे और इसी टेरिफाइंग क्लिफ हैंगर के साथ मूवी यहीं एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।